आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17 श्वसन, सांस लेना एवं श्वसन। इस चैप्टर में हम पहले देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसमें हम देखेंगे सांस लेते समय कौन सी गैस हम इनटेक करते हैं और कौन सी गैस हम आउट करते हैं, उस गैस का हमारे शरीर में क्या कार्य है, कैसे वह गैस शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, कोशिकाएं उस गैस का कैसे कार्य करती हैं। इसके अलावा हम लास्ट में श्वसन संबंधी डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेन टॉपिक क्या है हमारा? श्वसन। पहले हम ये देख लेते हैं कि सांस लेना और श्वसन दोनों में क्या डिफरेंस है। सांस लेना अलग चीज़ है और श्वसन अलग चीज़ है। सांस लेना क्या होता है? ब्रीथिंग, मतलब ऑक्सीजन इनटेक करना और CO2 को शरीर से बाहर छोड़ना, इतना सा, यानी सांस का आदान प्रदान, ये होता है सांस लेना। पर इसको अपन श्वसन नहीं बोलेंगे, श्वसन अलग चीज़ है। श्वसन का मतलब है कि शरीर में जो अपन ने ऑक्सीजन ली है उसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है और ऑक्सीडेशन के बाद CO2 कैसे बनती है, कैसे CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ये सारी प्रोसेस जो होती है ये कहलाती है रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग क्या कहलाती है? ऑक्सीजन का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना। तो श्वसन की हम परिभाषा देखते हैं। वे सभी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं जिनमें वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है, यानी कि एनवायरनमेंट से अपन ने ऑक्सीजन ली और फिर बॉडी में सेल्स में पहुंची और वहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन लेने के बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसके बाद जल, ऊर्जा और CO2 मुक्त होती है। मुक्त CO2 शरीर से बाहर चली जाती है क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होती है और CO2 का उपयोग अपने शरीर में कोई उपयोग नहीं है, इसलिए इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं श्वसन, यानी कि वे सभी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं जिनमें वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है तथा मुक्त CO2 शरीर से बाहर चली जाती है, वह क्रिया कहलाती है श्वसन। अब श्वसन जो है वो एक अपचय क्रिया है। अपचय क्रिया का मतलब क्या हुआ? इसमें जो ऊर्जा बन रही है, रिलीज़ हो रही है, क्योंकि इसमें जो भी क्रिया हो रही है, जो मैकेनिज्म हो रही है, जो रासायनिक क्रियाएं हो रही है ऑक्सीजन को इनटेक करने के बाद, उसमें ऊर्जा जो है वो रिलीज़ हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे कैटाबोलिक रिएक्शन। और अगर यूज़ होती तो उसको बोलेंगे एनाबोलिक। पर श्वसन क्या है? कैटाबोलिक। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 जो है वो रिलीज़ हो रही है, जिसमें मुक्त CO2 कोशिकाओं के लिए हानिकारक है, इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं के लिए लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान की इस क्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं, यानी ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान, ऑक्सीजन लेना और CO2 बाहर छोड़ना, इसको बोलेंगे ब्रीथिंग। और जो ऑक्सीडेशन की क्रिया है ऑक्सीजन लेने के बाद और फिर कैसे बनती है CO2, कैसे इसे बाहर निकालते हैं, ये सारी प्रोसेस क्या होती है? श्वसन। तो हमने देखा कि हम जो भी भोजन करेंगे उसका लास्ट कंपाउंड होगा ग्लूकोज, जिसके ऑक्सीडेशन के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा, किसमें होगा? सेल में। सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारा ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजन का वो एक सेल के अंदर होता है। कैसे होता है? जैसे कि अपन ने कोई भोजन लिया, भोजन क्या बना? लास्ट कंपाउंड ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज जो है वो आंतों द्वारा ब्लड में पहुंचा दिया जाता है और ब्लड के थ्रू ये सभी सेल में पहुंचा दिया जाता है। तो ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया? ये सेल में पहुंच गया। उसके बाद जब अपन ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो वो लंग्स में जाती है, फिर लंग्स से वो ब्लड में चली जाती है और ब्लड से वापस यह
सेल्स में भेज दिया जाता है। यानी कि सेल्स में क्या क्या पहुंच गया है, एक तो ऑक्सीजन पहुंच गई और एक ग्लूकोज पहुंच गया है ना। ग्लूकोज भी ब्लड के थ्रू सेल में पहुंच गया और ऑक्सीजन जो है वो भी लंग्स, फिर ब्लड में, फिर उसके बाद सेल्स में पहुंच गया। यानी कि सेल में ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों पहुंच चुका है। अब क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। मानव में रेस्पिरेशन जो होता है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर होता है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे और ऑर्गन को लगातार एनर्जी नहीं मिलने की वजह से हमारी डेथ भी हो जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन हमारे शरीर में लगातार पहुंचना और फिर उसका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमने देखा श्वसन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, और ब्रीथिंग देखा, ब्रीथिंग और श्वसन दोनों में डिफरेंस देखा हमने। ठीक है, और श्वसन जो है एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे बोल लेंगे कैटाबॉलिक। ठीक है, तो श्वसन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 673 किलो कैलोरी। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होने की वजह से इस रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। अब हम अपन देखते हैं जंतुओं में श्वसन अंग क्या क्या होते हैं। ह्यूमन में तो देखो सबसे मेन जो होता है वो श्वसन अंग जो होता है वो लंग्स होते हैं, फेफड़े। ठीक है, पर बाकी सारे जानवर या फिर कीट या फिर और सभी जो जंतु हैं उनमें श्वसन अंग क्या होता है ये हम देखते हैं। हम डिटेल में नहीं देखेंगे, पर हाँ इसका क्वेश्चन आता है कि किस जंतु में कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है। वो श्वसन अंग कैसे काम करता है ये अपन को नहीं देखना है, ये सिर्फ अपन को मानव का देखना है। ठीक है, तो जंतुओं में श्वसन अंग वह अंग होते हैं जिनकी मदद से जंतु श्वसन क्रिया करते हैं। शरीर की सतह द्वारा श्वसन, पहला है शरीर की सतह द्वारा श्वसन। कुछ जंतुओं में शरीर की सतह द्वारा श्वसन होता है, तो वो कौन कौन से हैं, स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटे कृमि, इन सभी में श्वसन जो होता है यानी ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान होता है वो शरीर की सतह से होता है, सरल विसरण द्वारा होता है। आर्द्र क्यूटिकल द्वारा, दूसरा है आर्द्र क्यूटिकल द्वारा। आर्द्र क्यूटिकल, ये क्वेश्चन नीट में बहुत आता है। तो केचुए में आर्द्र क्यूटिकल द्वारा श्वसन होता है। केचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। श्वसन नलिकाओं द्वारा किसमें होता है, कीटों में। यानी इसमें बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, नलिकाओं का जाल होता है, एक कीटों के शरीर में नलिकाओं का जाल होता है जिनसे वातावरण की वायु उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती है ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सके। तो श्वसन नलिकाओं द्वारा जो होता है श्वसन वो किस में होता है, मतलब श्वसन अंग जो होता है वो किस में होता है, कीटों में होता है श्वसन नलिका। क्लोम द्वारा किस में होता है, जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में क्लोम द्वारा श्वसन होता है। यानी कि इसमें श्वसन अंग जो होता है वो क्लोम होता है। कशेरुकी, देखिए कशेरुकी और अकशेरुकी क्या होता है, कशेरुकी जिसमें वर्टिब्रम कॉलम पाया जाता है और अकशेरुकी जिसमें वर्टिब्रम कॉलम नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिसमें पाया जाएगा उसे कशेरुकी, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे अकशेरुकी। तो कशेरुकियों में, मछलियों में कशेरुकु जो होते हैं उनमें मछलियों में तो क्लोम द्वारा होता है, जबकि सरीसृप पक्षी स्तनधारी में फेफड़े द्वारा होता है। मतलब मछली में तो क्लोम द्वारा यानी कि गिल्स द्वारा होता है, जबकि सरीसृप पक्षी स्तनधारी यानी रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स में जो श्वसन होता है वो फेफड़ों द्वारा होता है। और जो उभयचर हैं जैसे कि मेंढक, वो अपनी आर्द्र त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। उभयचर क्या होते हैं, जो जल में भी रह सकें और स्थल पर भी रह सकें। तो इसमें क्या होगा, इसमें श्वसन अंग जो है वो आर्द्र त्वचा होती है, यानी कि आर्द्र त्वचा द्वारा भी ये श्वसन कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे श्वसन के प्रकार। देखिए हमने देखा कि श्वसन क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का इनटेक किया जाता है और फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है।
और CO2 बनता है, ऊर्जा रिलीज़ होती है। ऊर्जा जो रिलीज़ हो गई वो अपने डेली के काम में जो एनर्जी लगती है उसमें काम आएगी। पर कभी कभी क्या होता है, अपनी बॉडी में अवायवीय शोषण भी होता है, या फिर कुछ जंतुओं में अवायवीय शोषण होता है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। यह कुछ निम्न कोटि के जीवों जैसे जीवाणु, यीस्ट, परजीवी आदि में पाया जाता है। इस प्रकार के शोषण में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, अतः ग्लूकोज का पूर्ण जारण नहीं होता, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तथा CO2 भी मुक्त नहीं होती है। इसे किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन जैसे कि आपने देखा होगा बियर कैसे बनती है। बियर में क्या होता है, माल्ट यूज़ होता है, उसमें क्या होता है, यीस्ट जो होती है उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, पर ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। और फिर क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, जिसके लास्ट में क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है, ना कि क्या बनेगा, CO2 की जगह यहाँ पर एथिल एल्कोहल बनेगा, यानी कि ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बना। तो ये जो है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पर हमेशा एथिल एल्कोहल नहीं बनता है, जैसे अपनी बॉडी में एथिल एल्कोहल नहीं बनेगा, अपनी बॉडी में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ने पर हमारी सांसें जल्दी चलने लग जाती हैं, क्यों, क्योंकि दौड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक ऊर्जा बनाने के लिए हमें अधिक ऑक्सीजन भी चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी हम श्वास लेते हैं। अब प्रश्न बनता है कि हम दौड़ते दौड़ते थक क्यों जाते हैं, क्योंकि दौड़ने पर हमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में चाहिए और उस ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमें उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इस कंडीशन में हमारे शरीर में ग्लूकोज का अवायवीय विखंडन, यानी कि बिना ऑक्सीजन के ही विखंडन होने लगता है, तब वहाँ पर CO2 बन पाता है। उसकी जगह पर CO2 नहीं बन पाता है और उसकी जगह पर लैक्टिक एसिड बन जाता है। इससे बहुत कम ऊर्जा मिलती है, यानी कि जब CO2 बन रहा था तो हमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही थी, पर इस केस में क्या होता है, ऊर्जा कम मिलती है, ओनली 28 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए हमारे शरीर में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। वैसे तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, पर जब ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए, तो क्या होता है, हमारी बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाती है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, और ये लैक्टिक एसिड जो है हमारी बॉडी के शरीर के मसल्स में ये जमाव हो जाता है, और इसी की वजह से हमें थकान महसूस होती है। तो श्वास लेने का इम्पोर्टेंस तो हमने समझ लिया, और इसके हमने टाइप्स भी देख लिए, कौन से हैं, अवायवीय और वायवीय। तो अभी हमने अवायवीय रेस्पिरेशन के बारे में देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं वायवीय रेस्पिरेशन। वायवीय रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज की पूर्ण जारण यानी ऑक्सीकरण, यानी कि इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें CO2 और H2O का निर्माण होता है और अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अधिकांश जीवधारियों में इसी प्रकार का शोषण होता है। ये देखिए, ये वाली रिएक्शन जिसमें क्या है, ग्लूकोज जो है C6H12O6, इसमें 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिले, किसमें, सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचा, सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा, दोनों में ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या बना, CO2 बना, CO2 के 6 मॉलिक्यूल बने, जल बना और एनर्जी रिलीज हुई। अब ये जो एनर्जी है ये कितनी बनती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में 673 किलो कैलोरी। अब ये एनर्जी का क्या होता है, इस एनर्जी का ओनली 40% यूज़ होता है अपनी बॉडी के कामों के लिए, और बाकी 60% क्या होता है, बाकी 60% जो है वो हीट के फॉर्म में अपने बॉडी से बाहर निकल जाती है। जैसे कि अपन हाथ मलते हैं, तो हाथ मलने के लिए अपन को जो एनर्जी चाहिए वो 40% काम में आ गई, पर हाथ मलने के बाद अपने हाथ गर्म हो जाते हैं रगड़ने के बाद, तो ये जो रगड़ने के बाद जो गर्म हुए वो जो है वो है हीट, यानी ऊष्मा, यानी 60% जो है वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकल गई। इसलिए हमारे शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है।
ये मेंटेन रहता है हमेशा। हम कितने भी सर्दी में चले जाएं, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। क्या हमारे शरीर में हीटर लगा हुआ है? नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन लगातार होता रहता है। 40% जो है वो हमारे बॉडी के और काम जो हैं डेली की एक्टिविटीज़ उसमें यूज़ हो जाता है, और 60% जो है वो हीट के रूप में बाहर निकल जाता है। इसलिए हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है। तो हमने देखा कि रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एनएरोबिक और एरोबिक। एनएरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है, इनकम्प्लीट होता है, और ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज से या तो एथिल अल्कोहल बनेगा, किसमें, जीवाणु यीस्ट में, या फिर मानव में जो है वो बनेगा लैक्टिक एसिड। वायवीय दूसरा है वायवीय श्वसन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। कितनी, 673 किलो कैलोरी, और एनएरोबिक में कितनी थी, 28 किलो कैलोरी।